Hello everyone, welcome back to Sharma Academy. Our next topic is contract of agency. Let's see the first point, the parties involved into the contracts. Okay, Mr. Akshay हैं, he is the customer of Bank of Baroda. Okay, and Mr. Akshay के पास एक चेक है किसी की पेमेंट के थ्रू. ओके, दैट इज ऑफ 15,000 रुपीज. एंड अक्षय ने क्या किया, ये चेक कलेक्शन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में भेज दिया. देन Akshay will be treated as the owner of that check, that amount. Okay, so Akshay here is the principal. And बैंक क्या करता है, बैंक collect करता है that check on behalf of Mr. Akshay. तो बैंक here would be agent of Mr. Akshay. So there are two parties involved into the contract of agency. ओके, यहाँ पे बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अक्षय चेक को कलेक्ट करेगा और अक्षय के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. हियर द कॉन्ट्रैक्ट विल एग्जिस्ट. ऐसे केसेस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एग्जिस्ट करता है. प्रिंसिपल द पर्सन हु इज द प्रिंसिपल, दैट ही शुड बी ऑफ sound mind. Okay, and he should be major in age. Okay, अथॉरिटी ऑफ एजेंट. ओके, तो किसी भी एजेंट की अथॉरिटी जो है या तो एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड हो सकती है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है और इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है. ओके, एक्सप्रेस मीन्स when the words are spoken or written in the written form. Okay, implied means mutually understandable. एक एग्जांपल देखते हैं इसका कि अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स का. सपोज करो ए की कोई शॉप है बॉम्बे में, मुंबई में. ओके, जिसको बी चला रहा है, अनदर पर्सन. एंड ए अपने आप कहाँ पे रह रहा है, न्यू दिल्ली में. ओके, ही ओकेजनली विजिट्स द शॉप इन मुंबई. एंड इस केस में शॉप को चला कौन रहा है, शॉप को बी चला रहा है और बी के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है. ओके, हियर बी इज द एजेंट ऑफ ए. ओके, एंड ए इज द प्रिंसिपल. ओके, तो अगर बी शॉप को चला रहा है तो बी परचेज भी करेगा सामान कहीं से फ्रॉम द होलसेलर. सपोज दैट होलसेलर जो है सी है. अब बी के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है. ओके, इम्प्लाइड अथॉरिटी किसकी है, इम्प्लाइड अथॉरिटी ए की है कि वो सी से ऑन बिहाफ ऑफ ए परचेज कर सकता है सामान अपनी शॉप को चलाने के लिए मुंबई में. ओके, दिस वाज द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट. डेल क्रीडेर एजेंट में आपने दो पॉइंट्स याद रखने हैं. एक तो कमीशन बेस पे एजेंट रखे जाते हैं ये, एंड सेकंड वन इज देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न. ओके, कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न. सपोज दैट सेम एग्जांपल की बात करते हैं. बी जो है शॉप चला रहा है बॉम्बे में ऑन बिहाफ ऑफ हुम, ऑन बिहाफ ऑफ ए हु इज ऑलरेडी लिविंग इन दिल्ली. ओके, तो देयर शुड बी ए को सैलरी देनी पड़ेगी बी को और साथ में कॉन्ट्रैक्ट, देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट, रिटन कॉन्ट्रैक्ट between A and B, that is principal and agent. This is the Del Crede agent. नेक्स्ट देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड बाई, कब टर्मिनेट हो सकते हैं, जब प्रिंसिपल ने रिवोक कर दी है उसकी अपनी अथॉरिटी. हमारे एग्जांपल में ए वाज द प्रिंसिपल एंड बी हु वाज रनिंग अ शॉप वाज द एजेंट हु इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ हुम, that is A, who is living in Delhi and shop was in Mumbai. Okay, अगर प्रिंसिपल ने अपनी अथॉरिटी रिवोक कर दी तो उस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट
खत्म हो जाएगा। ओके, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, अगर एजेंट ने बिजनेस जो है सेम फील्ड में काम करना छोड़ दिया है, तब भी उस केस में ये रिवोक हो जाएगा। ओके, और अगर ये बिजनेस जो चला रहे हैं ए और बी मिलके, अगर ये बिजनेस का जो मेन मोटिव है, मेन मकसद है, वो कंप्लीट हो गया है, उस केस में भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल बी टर्मिनेटेड। ओके, इधर द प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर प्रिंसिपल या एजेंसी इन दोनों में से कोई किसी की डेथ हो गई या फिर कोई अनसाउंड माइंड का हो गया, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल बी टर्मिनेटेड। और लास्ट पॉइंट क्या है, हाउ कैन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बी टर्मिनेटेड, दैट इज द इंसॉल्वेंसी। अगर प्रिंसिपल जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, उस केस में भी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल बी टर्मिनेटेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एजेंट्स की क्या ड्यूटी रहती है अपने प्रिंसिपल के बिजनेस में। ओके, द फर्स्ट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय प्रिंसिपल, द एजेंट हैड टू डू द वर्क। ओके, मतलब एजेंट जो है अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ही उसको, और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल उसको काम करना पड़ता है। दिस इज द इसेंस ऑफ द एजेंट्स ड्यूटी। सेकंड क्या है, अगर ड्यू टू द एक्ट ऑफ बैड एक्ट या एनी अदर एक्ट, जिससे क्या हुआ, लॉस फेस करना पड़ रहा है बिजनेस को या प्रिंसिपल को, देन दैट पर्टिकुलर एजेंट हैज टू मेक द दीज लॉसेस गुड टू द प्रिंसिपल। तो इसकी भरपाई कौन करेगा, एजेंट करेगा। ओके, अगर किसी एक्ट की वजह से किसी बी के जो एजेंट है उसके किसी भी कारणवश, एंड दैट दोज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल, और ऐसे एक्ट्स की वजह से अगर किसी कोई लॉस हुआ बिजनेस में, तो वो कौन उसकी भरपाई करेगा, उसकी भरपाई दैट पर्टिकुलर एजेंट विल डू। नेक्स्ट है, बिना प्रिंसिपल के कंसेंट के अगर एजेंट कोई भी काम करता है, तो प्रिंसिपल के पास पूरा पूरा राइट है कि वो उस ट्रांजैक्शन को खत्म कर दे, रेपुडिएट कर दे, कैंसिल कर दे। ओके, अगर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की कोई भी मटेरियल फैक्ट अगर प्रिंसिपल से छुपा के रखी है, तो प्रिंसिपल के पास पूरे राइट्स हैं कि उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दें। इसी का ही एग्जांपल देखते हैं। ए ने डायरेक्ट कर दिया हुआ है बी को, अपॉइंट किया है एज एन एजेंट, कि जितने भी ए के एसेट हैं रियल एस्टेट के वो सेल करेगा, बट बी ने यहाँ पे धोखाधड़ी से सी के नाम पे वो एसेट खरीद लिए। ओके, एंड प्रॉपर्टी जो है खरीद ली, तो दिस इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इस केस में एजेंट क्या करेगा, प्रिंसिपल क्या करेगा, एजेंट की ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देगा। ओके, ही हैज द होल राइट टू कैंसिल दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल फैक्ट को कंसील किया गया है। और अगर इस ट्रांजैक्शन से कोई भी डिसएडवांटेज होता है ए को, तो ए के पास पूरे राइट्स हैं कि वो बी की जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको कैंसिल कर दे। अगर एजेंट की पेमेंट नहीं हुई है, प्रिंसिपल ने एजेंट की पेमेंट नहीं की है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओके, तो एजेंट्स के पास पूरे राइट्स हैं कि जिस काम के लिए उसको रखा गया था वो उस काम को छोड़ के नहीं जाए। he can keep the documents, all the documents of the business, particular business. Okay, he can retain goods and other property, डिपेंड करेगा कौन से बिजनेस में है, अगर प्रिंसिपल ने उसकी पेमेंट नहीं करी है तो। नेक्स्ट इज, प्रिंसिपल जो है एजेंट को इंडेमनीफाई करेगा, एजेंट को इंडेमनीफाई करेगा। मैंने इंडेमनिटी का मतलब पहले ही बता दिया हुआ आपको। ओके, और कोई भी लॉफुल एक्ट्स के अकॉर्डिंगली लॉस होता है,
तो प्रिंसिपल विल इंडेमनीफाई एजेंट। ओके, उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। दैट इज प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स। ऑल द लॉफुल एक्ट्स के अंडर ही who will indemnify agent, that is principal will indemnify the agent. Next is agent to be indemnified against consequences of acts done in good faith. Okay, last one was the under lawful act, under lawful things. Okay, आपने दो चीजें रिमेंबर रखनी है इसमें, एक लॉफुल के केस में और गुड फेथ के केस में। अगर एजेंट ने कोई भी काम अकॉर्डिंग टू द लॉ किया हो और एक गुड फेथ में किया है, तो उस केस में अगर कोई भी लॉस होता है एजेंट को, हु विल इंडेमनीफाई दैट लॉस? प्रिंसिपल विल इंडेमनीफाई। ओके, प्रिंसिपल इज लायबल इन दिस केस टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द consequences of the act done by him in good faith. ओके, दो चीजें हैं, एक तो गुड फेथ हो गया और दूसरा लॉफुल एक्ट्स में एजेंट को श्योरिटी रहती है कि उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। गुड फेथ के केस में एक केस स्टडी देखते हैं। बी, ए के पास कुछ सामान पड़ा हुआ था, गुड्स थे। ओके ओके, एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, बी ने इस सामान को बेच दिया। ओके, ही सोल्ड। बट बाद में पता लगा कि ए का कोई राइट नहीं है इन गुड्स पे। ए हैज नो राइट्स ऑन दिस गुड्स। ओके, सो बट जो सेल करके जो पैसे मिले थे, ही बी ने वो ए के पास डिपॉजिट कर दिए। ओके, और बाद में पता लगा कि जो गुड्स था उसका ट्रू ओनर सी है। तो सी ने बी को कोर्ट में स्यू कर दिया। ओके, सी स्यूड बी इन कोर्ट। तो इस केस में बी को जो लॉस झेलना पड़ा उसकी भरपाई कौन करेगा? दैट इज प्रिंसिपल, दैट इज ए विल इंडेमनीफाई इन दिस केस। ओके, बिकॉज बी ने तो अपने गुड फेथ में वो सामान बेच दिया जो बी का काम था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, बट ए ने यहाँ पे धोखाधड़ी से वो सामान बी के थ्रू बिकवा दिया, जो कि हालांकि बी ए से बिलोंग नहीं करता था वो सामान, वो एक्चुअल में सामान सी का था। नाउ लेट्स डू सम एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट वन इज एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेस अपॉइंटमेंट। ओके, implication of law. ओके, ratification। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी ऑफ द थ्री मोड्स। नेक्स्ट वन इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज बाय वे ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी, इंडेमनिटी बॉन्ड, गारंटी बॉन्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का यूजुअल फॉर्म क्या रहती है? दैट इज पावर ऑफ अटॉर्नी की। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पर्सन बाय हिज वर्ड्स और conduct appoints someone as his agent, it is known as the agency by, ये क्वेश्चन फॉर श्योर शॉर्ट आएगा एग्जाम में, एजेंसी बाय एस्टॉपल। ओके, याद रखना इसको, जब भी कोई पर्सन जो है अपने वर्ड्स और कंडक्ट के थ्रू अपॉइंट करता है किसी एजेंट को, तो उसको क्या बोलते हैं? एजेंसी बाय एस्टॉपल। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। कंसिडरेशन इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, दिस इज फॉल्स। कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में। ओके, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज टर्मिनेटेड इफ द एजेंसी डज नॉट विश टू कंटिन्यू एज एजेंट एनी मोर। ट्रू है, डिस्कस किया है हमने। अगर एजेंट की इच्छा नहीं है उसको एजेंट बने रहने में, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज टर्मिनेटेड। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पढ़ा हमने अभी ये। नेक्स्ट है, एन एजेंट कैन हैव अ लीन ऑन गुड्स ऑफ द प्रिंसिपल फॉर द ड्यूज पेबल बाय द प्रिंसिपल टू द एजेंट। अगर किसी एजेंट के ड्यूज पेंडिंग है प्रिंसिपल के थ्रू, तो एजेंट हैव फुल राइट टू रिटेन दोज गुड्स, दिस इज ट्रू। ओके, तो एजेंट क्या कर सकता है? रिटेन कर सकता है उन गुड्स को जब तक उसके ड्यूज क्लियर ना हो।
minor can be a principal or agent. This is false. Minor cannot be the principal or agent. Okay. uh, for to be becoming a principal or an agent, he should be of sound mind and measure. Okay. Principal has to indemnify the agent for all the lawful acts done by the agent in the course of his duties. प्लीज रिमेंबर रखना इस चीज को, एक लॉफुल ड्यूटीज है और दूसरा है गुड फेथ. गुड फेथ एंड लॉफुल एक्ट्स के अंडर प्रिंसिपल ही इंडेमनीफाई करेगा एजेंट को. ओके. दो चीजों में, एक लॉफुल एक्ट्स एंड दूसरा है गुड फेथ.